अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन दिन जल्दी जल्दी से गुजर रहे हैं, वीकेंड ऑलमोस्ट इज़ हियर। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके 2020 से लेकर क्या ख्वाब थे, यानी सबसे पहले तो साल 2000 में आप कहाँ थे और उस वक्त क्या सोचा था कि 20 साल के बाद ज़िंदगी कहाँ पे पहुँचेगी, क्या वहीं पे पहुँची या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोड़ और टर्न्स भी आए जिसको आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपसे आज प्रोग्राम की शुरुआत में हम कहना चाहते हैं कि कामयाबी बेशक यकीनी हो ना हो, सक्सेस आपको मिले ना मिले, लेकिन लाइफ में आप कभी ना कभी फेलियर को यानी नाकामी को ज़रूर फेस करेंगे। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ के फेलियर के बाद या किसी भी अपसेट के बाद, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी प्लान के अपने मुताबिक ना होने के बाद आप रिएक्ट कैसे करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू गेट अप। ये बड़ा एक फितरी अमल है। इट्स नेचुरल टू फील डाउन, टू फील ग्रीफ, बट यू रियली हैव टू पिक योर सेल्फ अप। तो अपने आप को वक्त दें, जो काइंडनेस आप दूसरे की तरफ एक्सटेंड करते हैं वो अपनी तरफ भी रखें। मुझे पता है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू मी, उनको ये ओपनिंग थाट से वो कहते हैं कि दे फील वेरी इंस्पायर्ड, लेकिन आज स्पेशली उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी ना किसी ऐसी मुश्किल से, परेशानी से, ग्रीफ से या चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं दैट हैज़ रियली ब्रोकन their heart। आप यकीन कीजिए, नवंबर दिसंबर एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे लोग खुशी तो मना रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड ओवर स्टडीज़ की गई हैं क्योंकि फेस्टिव होता है, शादियाँ हो रही होती हैं, लोग क्रिसमस पे फैमिलीज़ के साथ होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन पीपल फील मोस्ट लोनली। और जब आप अपने आप को तन्हा महसूस करें तो अपने लिए कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर तलाश करें। और अगर आपको इंसानों के रूप में, अपने फैमिली मेम्बर्स के रूप में, दोस्तों में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला से वो राब्ता, वो स्पिरिचुअल राब्ता ज़रूर कायम करने की कोशिश करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि कराची में क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम, अगर आप PAF म्यूज़ियम अभी तक आपने विज़िट नहीं किया है तो आपको बताते चलें कि बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की एयरफोर्स में, उनके लिए एक ज़बरदस्त एग्जिबिट PAF में लगा है। जिस तरह कि हमने आपको बताया था, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि 27 फरवरी स्विफ्ट रिटोर्ट का वाक़या पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की अफवाज के लिए एक सुनहरी दिन था, जिस दिन एक दफ़ा फिर हमने दुश्मन को बावर कराया अपनी काबिलियत के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ के हवाले से। और एक स्विफ्ट रिटोर्ट, इसमें आप देख सकते हैं ये जो हिस्ट्री का अहम वाक़या था, इसके हवाले से एग्जीबिशन लगाई गई है एट द पाकिस्तान एयरफोर्स। और इसमें आपको रेकेज नज़र आएगा, द एक्चुअल इंडियन प्लेन जिसको मार गिराया गया, उसका जो मलबा है ये वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इसकी डिटेल्स, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में बताया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें आपको बताएं, जो कैप्चर्ड इंडियन पायलट अभिनंदन TS फैंटास्टिक वाले, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो नंदू साहब के साथ आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तस्वीरें खिंचवा के खुश हो रहे हैं। जो यहाँ पे पहुँचता है उसकी ख्वाहिश होती है कि अभिनंदन के साथ एक सेल्फी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसी हवाले से एक पैकेज, एक रिपोर्ट कि व्हाट मोर कैन यू सी एट दिस एग्जीबिशन। टेक अ लुक। अभिनंदन से बरामद होने वाले हथियार और दीगर सामान को PAF म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा भी म्यूजियम पहुँचे और पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों की कारकर्दगी पर रश्क किया। ये इंडिया से हमने पाकिस्तान फोर्स ने इनका पायलट गिराया था और इनको हमने पकड़ लिया था पाकिस्तान फोर्स से। तो पाकिस्तान में हमले की नीयत से आया था और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसे पकड़ के वापस भेज दिया। तलबा ने पाकिस्तान की जानिब से अभिनंदन को पिलाई जाने वाली चाय का भी जिक्र किया। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाय भी पिलाई और उनके सामने टी वगैरह पेश की। पाक फौज के जवानों का टारगेट बनने वाले भारतीय तैयारे का मलबा वॉर ट्रॉफी का हिस्सा बन चुका है। कौमें बनती हैं इसी तरह के बड़े अहम वाक़यात की रूह से, यानी हमारी हिस्ट्री का ये सुनहरी बाब है और यकीनन हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को और ये मौजूदा नौजवान नस्ल को
They have learned so much about it. क्या आपको पता है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही एग्जीबिशंस, यही म्यूजियम्स होते हैं जिसके ज़रिए आप इस तारीख को ज़िंदा रखते हैं। आप देख सकते हैं इनके रिएक्शंस, इनकी खुशी दीद नहीं थी। इट विल फॉरएवर स्टे विद देम, यानी हमेशा वो इस बात को याद रखेंगे कि किस तरह दुश्मन को नाको चने चबवाए गए और उनका जो पायलट इस गर्ज से आया था कि हमारी पाक सरजमीन पे हमला आवर हो, उसको बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई, उसकी वर्दी वहाँ पे डिस्प्ले की गई है, उस चाय का बिल भी वहाँ पे रखा हुआ है जो उनको पिलाई गई थी। और ख़ास तौर पे फिर उनके ये तारीखी जुमले कि टी इज़ फैंटास्टिक तो आज भी लोगों को याद रहेंगे। अच्छा जी, आपको ये बताते चलें कि मेमोरेबलिया भी आपके पास मौजूद है वहाँ पे। कुछ अरसे बाद हमें बताया जा रहा है कि ये मग्स जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी वो टी का जो रिसीट है वो आवेज़ा है, ये आप ख़रीद सकेंगे एज टेक अवे अपने लिए। और इसके अलावा जो हमारे 3 पायलट्स थे, जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर थे, इसके अलावा all these people who were our heroes and who are our heroes, इनसे भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। पाक फ़ज़ाइया यकीनन दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस में शुमार की जाती है अपनी प्रोफेशनल और अपनी काबिलियत, अपनी महारत की वजह से। और 27 फरवरी जो कि मेरी बर्थडे का भी दिन है, उसमें एक दफ़ा फिर ये सुनहरी बाब ऐड हुआ है कि वी हैव डेफिनेटली शोन द वर्ल्ड व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। लेकिन एट द सेम टाइम अपहोल्डिंग पीस, कहते हैं जी जंगी जुनून में कोई भी शामिल हो सकता है। जिस तरह के भारत में हम देख सकते हैं कि बड़ी अजीब सी बुलिश किस्म की बातें की जाती हैं, उकसाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आकर ये कर देंगे और फलाना कर देंगे और हमारा ये टारगेट है और घर में घुसकर मारेंगे। इस तरह की अजीब व गरीब बातें वो करते हैं जो कि किसी भी बड़ी और जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखने वाली कौम के लिए मेरे ख्याल में एक बायस से शर्मिंदगी होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने बताया कि हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हम कितनी समझदारी से काम लेते हैं। हमारा जो विजन है वो इस खित्ते के अमन के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम अपने पड़ोसी चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ खुश उसलूबी से रह के उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर ला के मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। स्विफ्ट रिटोर्ट के फ़ौरन बाद ही हम देख सकते हैं कि 27 फरवरी के बाद जब हालात में इतनी कशीदगी थी और आज भी वी हैव सो मच प्रॉब्लम दैट इंडियन वीज़ाज़ नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए और 550वां जन्मदिन जो गुरु नानक साहब का था उसको मनाने हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे। तो ये वो रिवायात है जिसका अमीन पाकिस्तान है और देखना यह है कि इसका असर, वैसे कहते हैं ना अच्छे पड़ोसी का असर आस पड़ोस में पड़ता है, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया भी इस बात को समझेगा और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेगा। अब जी बढ़ते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, कुछ सियासी टेम्परेचर अपने मुल्क का भी लेंगे। हम देख सकते हैं कि JUIF का यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मार्च थी उसमें एक अब्रप्ट सा मोड़ आया है। उन्होंने प्लान बी पे जाने का फैसला किया। प्लान ए उनका कुछ खास कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उनके मुतालबात में ऐसा लग रहा है कि उसमें डाइल्यूशन आ गई ना। पीपल्स पार्टी उनका साथ दे रही है और इसके अलावा PMLN की अगर बात की जाए तो वो तो अपने गारंटी और अपने बॉन्ड के चक्रों में फंसी हुई है। इस वक्त वैसे सूरत हाल काफ़ी कशीदा है व्हेन इट कम्स टू PMLN लीडरशिप, बिकॉज हुकूमत वक्त ने उनको जो ऑफर दी है, उनके सामने जो ऑप्शंस रखे हैं उसमें ये 7 अरब का बॉन्ड यानी गारंटी के तौर पे शामिल है। 4 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की मशरूत इजाज़त इस बात पे दी जा रही है अगर वो ये बॉन्ड साइन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड PMLN ने और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने खुद इस शर्त को एक तरह से रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। उनकी हालत बतदरीज इस वक्त तशवीशनाक है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सियासी पंजा आजमाई किस लिए की जा रही है। चले अगर हुकूमत वक्त मेरे ख्याल में इसमें जो बहस आ गई है और बड़ी अजीब सी बात यह है कि इनकी इतनी तशवीशनाक तबीयत के बावजूद ये बहस लेके आई जा रही है कि क्या चीज़ ये शर्त रखना आईनी है या नहीं। हम देख सकते हैं कि नैब ने इसके लिए गारंटी लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत इस बात की गारंटी लेती है, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हुकूमत के ऊपर रखी है, हुकूमत इज आस्किंग फॉर दिस गारंटी, दिस बॉन्ड। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब और PMLN की क़यादत इसको किस बात पर रद्द कर रही है। हम एक दफ़ा फिर दुआगो हैं कि नवाज शरीफ साहब
उनकी जो बीमारी है उसमें उनको शिफा मिले। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में वक्त इतना संगीन है, इफ़ एवरी मिनट काउंट्स कि एयर एम्बुलेंस ने आना है, इनको लेकर जाना है, तो जो भी शर्त रखी जा रही है इस वक्त मेरे ख्याल में अना और ईगोइस्टिकल वॉर में पड़ने का वक्त नहीं है। टाइम इज़ ऑफ एसेंस ओवर है। इसी के साथ जी बढ़ते एक ब्रेक वापस आएंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के प्लान बी के ऊपर बात करेंगे। उसके लिए हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जी शहर शहर में धरना होगा, लोग बाहर निकलेंगे। अब इसकी क्या सूरत हाल है, ये प्लान बी क्या है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबसे बड़ी खबर जी, कल हमने देखा कि अनाउंसमेंट यही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने धरने का, जिसको वो आज़ादी मार्च का नाम दे रहे थे इस्लामाबाद में, उसको आनन फानन ख़त्म किया। 13 दिन का ये सिट इन रहा और लोगों का ख्याल ये है कि अब जो उन्होंने अपने प्लान बी की अनाउंसमेंट की है, इट इज़ लेस ऑफ अ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक। ऐसा नहीं लग रहा कि वो हुकूमत पर दबाव अपना बना पा रहे हैं, बल्कि उनका खुद ये कहना है कि जी इस धरने की वजह से, इस 13 दिन की वजह से JUIF एक बड़ी उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आई है लोगों के। तो ये मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफ़ी होगी ये कहना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे ही बरसात हुई, बारिश हुई, ठंड बढ़ी इस्लामाबाद में, तो इनके जो प्रोटेस्टर्स के कैंप्स हैं वहाँ पे वबाई अमराज भी फूटे, लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई और इसने काफ़ी हद तक उनको डिस्करेज किया है इस मार्च का हिस्सा बनने से। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़रा एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे, देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस आज़ादी मार्च। लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए 7-7.5 बिलियन रुपीस के, और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड। नाम ECL से निकलवाने की कीमत 80 लाख बरतानवी पाउंड, 2.5 करोड़ अमरीकी डॉलर और 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपए। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाना है तो इंडेमिटी बॉन्ड्स की सूरत में अश्योरिटी देनी होगी। 4 हफ्तों के लिए सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी। माली जमानत नवाज शरीफ खुद या शहबाज शरीफ जमा करवा सकते हैं। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमती शर्त नामंजूर, नून लीग ने ऑफर ठुकरा दी। अदालत से रुजू करने का फैसला, लीगी वकला ने पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी। रिट इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। पिटीशन जुम्मे तक दायर करने के इम्कानात हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान का रवैया सियासी इंतकाम पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने मामले पर गौर के लिए आज पार्टी इजलास बुला लिया। नाजायज हुक्मरानी कभी कबूल नहीं है कि वो इस्तीफा दे। ऐसे हुक्मरानों से मुल्क को निजात दिलाना इस वक्त इस तहरीक का बुनियादी नुक्ता है और इससे हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आज़ादी मार्च का धरना और JUI का प्लान ए खत्म, टेंट उखाड़ दिए, दरियां लपेट ली गई। अब होगा प्लान बी पर अमल। अहम शाहराहें ब्लॉक की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपनी तहरीक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण को अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में कोई तरमीम नहीं की गई। तर्जुमान पाक फौज का वजाहती बयान। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, कयास आराइयां दुरुस्त नहीं, हतमी फैसले से वक्त आने पर आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मौजूदा बॉलिंग कोच वकार यूनिस के लिए एजाज। ब्रैडमैन हॉल ऑफ फेम में नाम दर्ज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सजी तकरीब में वकार यूनिस को एजाज से नवाजा गया। जी काफ़ी संजीदा सूरत हाल है। सबसे पहले हमने जिस तरह बात की नवाज शरीफ साहब की वतन से बाहर जाने की अपने इलाज के सिलसिले में, समझ ये नहीं आ रहा कि PMLN किस वजह से इस शर्त को ठुकरा रही है। या तो आपका वापस आने की नीयत ही ना हो, जो ये जब कहा जाता है तो लोग इसको कहते हैं कि बड़े ही सियासी इंतकाम वाली सोच है या इसमें इनसेंसिटिविटी मौजूद है। देखिए हुकूमत ने तो इनको ऑप्शंस दिए, आपके पास 4 हफ्ते का वक्त है, आप बाहर जाके इलाज करवाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ गारंटी कुछ होना चाहिए, बिकॉज सुप्रीम
कोर्ट अगर आपको इजाज़त दे रही है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरह का स्टांस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने NRO के हवाले से लिया है, दिस इज़ टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। वरना लोगों की क़यासराइयाँ बढ़ जाती हैं, लोगों का ख्याल ये होता है कि कोई ना कोई NRO साइन हुआ है, कोई डील की गई है। तो इस वक्त आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन PMLN ने कहा कि बिला किसी शर्त के यानी गैर मशरूत उनको जाने की इजाज़त दी जाए। अब ज़रा वापस आते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। बड़े आबरू होके सनम आपके कूचे से निकले, ये उनकी सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि अचानक से हमने देखा कि प्लान A ख़त्म कर दिया गया, दरियाँ लपेट ली गई, टेंट उखाड़ दिए गए। और इन टेंट्स में आपको बताएं कि मौलाना साहब खुद तो चले जाते थे किसी आरामदा जगह पे आराम करने के लिए, और उनके साथी मौजूद होते थे उनको कंटेनर पर चढ़ाने के लिए, लेकिन जो बेचारे प्रोटेस्टर्स थे उनमें वबाई अमराज भी फैली हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और सबसे बढ़कर ये जो बात मेरे ख्याल में तशवीशनाक है कि जब उन्होंने ये ऐलान किया कि प्लान A ख़त्म कर दिया जा रहा है और अब प्लान B की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनके सबसे बड़े उनको सपोर्ट करने वाली दो अपोजिशन जमातें थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों की क़यादत में से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन अब आपको दिखाते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट कि कैसे आनन फानन आज़ादी मार्च खुद अपने आप को आज़ाद करके वहाँ से चली गई। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। प्लान A नाकाम, प्लान B शुरू। मौलाना फजलुर रहमान ने 14 रोज में ही धरना लपेट दिया। आम शहरी रोडों पर निकल आए हैं। जाहिर है कि हमारी कुव्वत यहाँ पर मुश्तमे है कि वो आपके ताउन और आपकी रसद के मुंतजर हैं। हमने उनको ये पैगाम देना है कि आज ही हम यहाँ से रवाना होंगे और आप तक पहुंचकर हम आपकी सफ में खड़े हो जाएंगे। अब दूसरे महाज पर भी आप जाएंगे तो आपने वहाँ पुरअमन रहना है। फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि ये दीवार हिल चुकी है, इसको एक धक्का देने की जरूरत है। नाजायज हुक्मरानी कभी कबूल नहीं है कि वो इस्तीफा दे और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाए। ऐसे हुक्मरानों से मुल्क को निजात दिलाना इस वक्त इस तहरीक का बुनियादी नुक्ता है और इससे हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। JUI सरबरा ने इदारों से भी उनके एहतजाजी तहरीक की हिमायत करने का मुतालबा किया। जिस तरह मुझे अपने तरह मुझे बहैसियत पाकिस्तानी के पाकिस्तान की पुलिस, FC, रेंजर, फौजी का खून भी अजीज है और इदारे इसको कहते हैं जी यू टर्न। जिस तरह के आपने देखा कि अब अपील की जा रही है पुलिस से, रेंजर से, FC से कि आइए हमारा साथ दीजिए। अगर आपको याद हो जब ये आज़ादी मार्च मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शुरू की थी तो इन्हीं इदारों पे वो एक तरह से उंगली उठा रहे थे और कहा था कि जी इदारों को मुसल्लत होने की कोशिश जो उनकी है वो नाकाम बनाई जाएगी और ये जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। जब उनसे वजाहत मांगी गई कि वो किन इदारों की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये यू टर्न सामने आया है। इट हैज़ बिन क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर हिम। आई थिंक मुझे काफ़ी इस बात पे एक तरह से सिंपथीज भी मेरी उनके साथ हैं कि जो उन्होंने सोचा था वो तो कुछ ना हो पाया। बड़े बुलंदोबांग दावे किए, उन्होंने ब्लड शेड तक की बात की थी, उन्होंने कहा था कि खून बहेगा, लेकिन 13 दिन में हमने देखा कि बोरिया बिस्तरा, चादरें, तकिए सब लपेट लिए गए हैं। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं पेशावर। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे आजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो प्लान B है इसकी क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम आजम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। क्या हाल चाल है आजम आपके? और आप जहां मौजूद हैं वहां सुनने में आ रहा है आज़ादी मार्च का प्लान B यहीं कहीं से शुरू होगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि प्लान A खत्म होगा और आज से प्लान B शुरू होगा, तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI है वो मुतहरिक है और उनका यही कहना है कि आज से वो उस प्लान पे अमल दरामद शुरू कर देंगे। इस हवाले से अगर आपको रूट्स की बात बताऊं तो आज JUI जो है, जो उनका गढ़ है बन्नू डेरा इस्माइल खान जो जनूबी अजला है, वहां से अकरम दुरानी जो है अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी क़यादत में निकलेंगे और इंडस हाईवे जो है जो करक और बन्नू के संगम पर वाक़िया है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। चूंकि उनका गढ़ है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ वहां से जो उनके कारकुनान निकलेंगे। रिएक्शन क्या था लोगों का ग्राउंड पे? यानी अब आपने कहा कि ये प्लान B में निकलेंगे तो सही अकरम दुरानी साहब की क़यादत में, लेकिन लोग इनके धरने को और इस 13 दिन की जो भी उनकी जद्दोजहद रही है, जो बयानात रहे हैं, उसको किस नजर से देख रहे हैं?
अगर न्यूट्रल लोगों की बात की जाए तो वो तो जो है वो यही कह रहे हैं, कुछ तो बीच में जो थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो तो नाराज ही हैं। ताहम जो उनके अगर अपने वर्कर्स की बात की जाए तो उनका यही कहना है, वो काफी जो है डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनका यही कहना है कि मौलाना साहब जो भी कहेंगे उनको मानने के लिए तैयार है, चाहे वो 1 साल का धरना देते, चाहे 10 दिन का देते, चाहे खत्म कर दिया, उन पे भी उनको कोई इतराज नहीं है। सर्दी इतनी है आजम, क्या कहेंगे? अभी इस्लामाबाद में ही हमने देखा कि वबाई अमराज फूट पड़े, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। खासतौर पे ये कहा जा रहा है इन मुश्किलात के बाद तो लग रहा है नंबर्स और कम होंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो 11 बजे की कॉल दी गई है इसमें कितने लोग आएंगे? देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जहां से मैंने आपको जनूबी अजला का बताया वो JUI का गढ़ है। डेरा इस्माइल खान जो मौलाना का अपना ताल्लुक वहां से है, अकरम दुरानी जो हैं बन्नू में निकल रहे हैं, तो ये उनका गढ़ समझा जाता है। और यहाँ से वो बहुत सीटें जो ज्यादातर जीतते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो इन्हीं इलाकों की सीटें होती हैं, इनकी और कबाली अजला में। तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात आपको इस ये बता चलूं कि 3-4 अजला से मिलकर ये काफिला बड़ा होगा, वहां से भी वर्कर्स आएंगे और यहाँ पे इनको आके ज्वाइन करेंगे। और ये जो मेन शाहराह है इंडस हाईवे, इसको ब्लॉक करने का वो किया जा रहा है। काफी बड़ी तादाद में। अच्छा आजम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बार बार जब कहा जाता है ना एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है, पूरी दुनिया में जो जमहूरी इक़दार कहती हैं कि ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट की मुद्दत होती है, उसकी परमिशन ली जाती है अजला से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम ये करने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिएक्शन है? कल इन्होंने कॉल तो दे दी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग आएंगे, लेकिन ये जो शाहराहों को ब्लॉक करके मुल्क की मईशत को, लोगों को, उनके जरिए माश को जो नुकसान पहुंचाएंगे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह तैयार है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस पर क्या रद्द अमल है? वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन दोनों ने बाद में ये भी कहा कि एहतजाज की आड़ में शहरियों को तकलीफ नहीं दी जाएगी। शहरियों को अगर तकलीफ देने की बात आई तो फिर इनसे निपटा जाएगा और इनको साइड पे किया जाएगा। सही, यानी इनको सड़कों पर आने की इजाजत है, अपना मौक़िफ़ सामने रखने की इजाजत है, लेकिन तोड़ फोड़, किसी को नुकसान पहुंचाना, जानी या इमलाक को नुकसान पहुंचाना और खास तौर पर शहरियों को तकलीफ देना अगर इनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा बना तो इनसे निपटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म रहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद होने के। जरा आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से पहले प्लान बी ए जो है वो खत्म हुआ और वहां पे प्लान बी की क्या तैयारियां हैं ये हम जानते हैं उस्मान मुजफ्फर से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्मान, इस वक्त तो हम आपके पीछे देख रहे हैं ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ी देर में उनके काफिले पहुंचेंगे और इन शाहराहों को ब्लॉक करेंगे। क्या तैयारियां हैं और खुसूसन क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिटी इंतजामिया ने इसको रोकथाम के लिए कोई इकदाम अभी तक उठाए? जी बिल्कुल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद में इसका जो कुछ हिस्सा है वो इस्लामाबाद की हदूद में आता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो रावलपिंडी की हदूद में आता है। इस हवाले से दूसरे हिस्से में रावलपिंडी की पुलिस बड़ी तादाद में तैनात है, जबकि इस तरफ इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो तैनात है। ये सड़क जो है मसरूफ तरीन इसको सड़क कहा जा सकता है, क्योंकि ये सड़क मोटरवे से लाहौर, पेशावर और जो दीगर इलाके हैं उनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मिलाती है। अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो यहाँ से जो तमाम ट्रेड्स होती है, जो मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, क्योंकि टेक्सला से बहुत से लोग जो है वो जरिए माश के लिए, उनका जरिया माश जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी। मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों के लिए वजाहत करना ये बहुत जरूरी है कि मौलाना साहब मेरे ख्याल में अपनी वोटर पावर पे या पीपल पावर पे यहाँ पे रिलाय नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर चंद सैकड़ों लोग भी अगर आ जाएं और इस शाहराह को ब्लॉक कर दें तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या चंद लोगों को, एक छोटे से मजमे को, मॉब को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो मुल्क के इस एजेंडा को हाईजैक going to be very important। और आपको याद होगा 2014 के धरने में अक्सर ये बात की जाती थी कि कितने लोग डी चौक पे पहुंचे। बहरहाल जी, मुझे ये बताइएगा कि कल, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जब आनन फानन प्लान ए खत्म हुआ तो वहां पे जो मुजाहिरीन, जो प्रोटेस्टर्स आए थे, उनका क्या रद्द अमल था? क्या उन्होंने खैर मकदम किया प्लान बी का, या उनका मुराल आपने कैसे पाया? जी, जब ये आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तब से हम इसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद ये 13 दिन यहाँ पर धरना दिए बैठे रहे। यहाँ पे एनर्जेटिक थे उनके तमाम जो कारकुनान थे, लेकिन जब बारिश हुई तो तब देखा कि कुछ कारकुनान में कमी होना शुरू हो गई थी। लेकिन जो पिछले 1 से 2 दिन थे उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर मुसलसल जो कारकुनान आते थे उनमें कमी हो चुकी थी, क्योंकि जो ज़राए के मुताबिक हमें पता लगा था कि 7000 के करीब जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मदारिस और मसाजिद से
वाले आते हैं और यहाँ पर धरने में शरीक होते हैं शाम के वक्त, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन कल देखा गया कि कल जब जैसे जैसे मौसम सख्त हो रहा था, सर्दी बढ़ रही थी, जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद थे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। एक तरफ हमने देखा पीटीआई का जो धरना था उसमें ऐसा लगता था कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा मुहैया करते हैं, वहाँ पे खुराक मुहैया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो सहूलियात कायदीन की तरफ से ऐसी नहीं दी गई थी और यहाँ पर मुश्किलात थी उनको, जिसके बाद फौरी तौर पर जो कायदीन को अनाउंस करना पड़ा कि धरने को ख़त्म किया जाता है। पहले रहबर कमेटी के भी मुलाकातें होती रही हुकूमती कमेटी से, कुछ जो इनके मुतालबात थे वो भी माने गए। लेकिन आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस शाहराह को ब्लॉक करने के लिए, क्या ये रोटेशन पे वही अफराद हैं? क्योंकि देखें अभी ये 13 दिन की एक एग्जॉस्टिंग प्रोटेस्ट से फारिग हुए हैं और जिस तरह के आपने कहा कि इनके लिए काफ़ी मुश्किलात थी, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही प्रोटेस्टर्स वापस आके आज अपनी लोकेशन चेंज करके इस शाहराह को ब्लॉक करेंगे? अगर बात की जाए ये इन्हीं जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, हम सुबह उस जगह पर गए जहाँ पर धरना था, वहाँ पर सफाइयाँ हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आप उस जगह पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनका ये कहना था कि हम अपने इलाकों में जाकर, जहाँ पर कायदीन ने हमें कहा है जिस इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पर जाकर एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तो उम्मीद कोई नए प्रोटेस्टर्स हैं, कोई नई रोटेशन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्लान ए में शामिल नहीं हुए, क्या वजह थी कि वो उस वक्त मोबिलाइज नहीं हो सके? अब जो लोग आएंगे वो कौन आएंगे? 11 बजे के बाद हम आपको ये डिटेल्स भी बताएंगे। लेकिन चलें आपको कराची लाहौर लिए चलते हैं, वहाँ पे तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं और जरा लाहौर की सूरत हाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक, वहाँ पे बताइएगा क्या सूरत हाल है, प्लान बी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कितने बजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सी शाहराह को ब्लॉक करने का प्लान है? जी, इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये शाहदर्रा चौक है और बिल्कुल रावी पुल के साथ ही अगर आप लाहौर से बाहर निकले तो ये चौक आता है और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो रावी पुल और उसके बाद लाहौर शहर जो है ये मेन चौक है जहाँ पे आम पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उम्मीद कि शायद इस चौक पे वो यहाँ पे धरना दें और इसको ब्लॉक करें, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना ही पुलिस की नफरी मौजूद है और ना ही कोई ये वर्कर जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहे हैं कि जो और इस रोड को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि लाहौर में दाखिली और खारजी ये और भी रास्ते हैं जहाँ से ट्रैफिक आती है और जाती है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा आवाम जो है वो यहाँ आती जाती है और यहीं से मुतासर होती है। साहब, आपके लिए मेरा थोड़ा एक मुख्तलिफ सवाल होगा। अभी हमने बात की नुमाइंदे से अपने पेशावर में, इस्लामाबाद में ऑलरेडी 13 दिन से धरना चल रहा था। पेशावर में उन लोगों को मुतवक्के हैं जो मेरे ख्याल में हामी हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग उनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मौजूद केपी में। आपसे मेरा सवाल होगा कि PMLN और खुसूसन ये एडजॉइनिंग एरियाज PMLN की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं और शुरू में लगा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की इस मार्च में PMLN शामिल होगी, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस बात ये थी कि कल जब प्लान ए ख़त्म किया गया और प्लान बी पे जाने की बात की गई तो ना ही PMLN ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मौजूद थे। क्या आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PMLN उनके इस प्लान बी को सपोर्ट करने के लिए उनके लोग भी हम इस ब्लॉकेज में देखेंगे, सिट इन में देखेंगे? जब मौलाना फजल रहमान ने ये मार्च स्टार्ट किया तो जब वो लाहौर पहुंचे तो उस वक्त भी नून लीग के वर्कर उस तादाद में नहीं थे जो उन्हें होना चाहिए, क्योंकि लाहौर जो है वो बहरहाल नून लीग का गढ़ है। सिर्फ 5 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की वो जो हैं तहरीक इंसाफ के पास हैं, मुस्लिम लीग नून के पास है। बहरहाल नून लीग जो है वो एक बहुत स्ट्रीट फॉर रखती है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में उनके वर्कर मौजूद हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है। अगर आपने इस्लामाबाद मार्च भी जो धरना था उसमें देखा हो तो नून लीग के वर्कर नहीं थे वहाँ पे भी और पीपल पार्टी के वर्कर भी नहीं नजर आए। इसी तरह अगर लाओगे तो यहाँ पे भी जो वर्कर हैं वो मोटिवेट नहीं है, ना ही उनको लाया जा रहा है। चंद एक बाद में अगर कुछ आ जाए कोई वर्कर या कोई लीडर तकरीर करने तो वो कह नहीं सकता मैं इस हवाले से, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी, आप पल्स से वाकिफ हैं, लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, आप क्या समझते हैं ये 13 दिन का जो धरना था मौलाना फजल रहमान साहब को कोई सियासी कामयाबी हुई है? ऐसा नहीं लगता कि रहबर कमेटी की गुफ्तगू कोई खास उसके अंदर उस मज़ाकरात में उनको कामयाबी मिली हो, लेकिन उनका अपना मानना यह है कि जी उनको लगता है कि JUIF पाकिस्तान की
की एक उभरती हुई सियासी ताकत बनकर सामने आई है, उनको बहुत बेपनाह मकबूलियत मिली है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं स्ट्रीट पावर इतनी नहीं नजर आ रही, लोग इतने स्ट्रांगली नजर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में और जो जनरल सेंटिमेंट है वहां पे, क्या मौलाना साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? कोई उनको सियासी कामयाबी हुई है अभी तक? अगर हम देखें कि जो धरना है इस्लामाबाद के, वहाँ पे तो पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे इकट्ठे करना कि सबसे ज़्यादा KPK के लोग हैं वहाँ पे जो आए हैं। लाहौर में अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से लोग ज़रूर, अलबत्ता हर जगह ही होते हैं पार्टियों के, यहाँ भी उनकी कुछ ना कुछ ग्राउंड पे लोग हैं, वर्कर हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है कि वो किसी भी बड़ी स्ट्राइक पे जा सकें और इतने बड़े रोड जो हैं कर सकें। तो लोग जो हैं वो समझ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस्तीफे का ऐलान कर दिया है उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में वो ले गए जहाँ पे उनके लिए अब रास्ता कोई नहीं बचा था। अगर हम देखें तो ये एक राह फरार, और लोग जो हैं वो कह रहे हैं इसको कि एक राह फरार है। धरना ख़त्म करके अब उन्होंने कहा कि हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, तो और लोगों का ख्याल है कि शायद कुछ दिन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब ये बात आपने जो कही है, मेरे ख्याल में ये बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि दिस सीम्स लेस ऑफ अ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक कि हम पूरी मुल्क में फैल जाएंगे, अहम शाहराहों को ब्लॉक करेंगे। इस वक्त खास तौर पे ये लग रहा है कि ये मौलाना साहब की एग्जिट स्ट्रैटेजी थी, प्लान बी नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके जो हामी थे, अभी जिस तरह के हमने आपको लाहौर से रिपोर्ट करवाया कि PMLN की उनके साथ हिमायत हासिल है, ऐसा नहीं लग रहा। क्या PMLN के जो वर्कर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, इनके साथ शामिल होंगे, ऐसा नहीं लग रहा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा ही एक क्लियर स्टांस था, उन्होंने कहा कि जी हम आपको सिंध भर की सड़कें ब्लॉक करने और शाहराहों पर निकलने का मौका नहीं देंगे। दे मेड अ वेरी क्लियर स्टांस टू इट। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि PMLN की अगर बात की जाए तो उनका भी आज शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया हुआ है ताकि ये बॉन्ड का मामला, नवाज शरीफ साहब के वतन से बाहर जाने का मामला, उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय हो सके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज डेफिनेटली पार्टेड वेज विद मौलाना फजलुर रहमान प्लान बी। अब जी बढ़ते एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। एंड वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर्स तो बढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है और ख़ास तौर पे लोगों की क्या बात की जाए, माला माल है जी हुस्न से और ख़ास तौर पे जो अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं। आपको याद होगा कि अरशद इसी तरह एक सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर से वायरल हो गए थे एंड पीपल सेड दैट समबडी हु इज़ एक्चुअली अ कैफ़े रनर, कि वो अपने कैफ़े में चाय सर्व करते थे, उनकी एक तस्वीर किसी फोटोग्राफर ने ली और वो सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन बन गए। पीपल वर मैड अबाउट हिज लुक्स और उसके बाद उनके लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले। उन्होंने म्यूज़िक वीडियोज़ में, फैशन वॉक्स में, बल्कि कई दफ़ा हमने देखा कि बड़ी अजीब सी खबरें भी, हमें मुतनाज़ा खबरें भी मिली कि ही थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फॉर हिम। वो आगे बढ़े मीडिया में, फिर थोड़े डिसअपॉइंट भी हुए। लेकिन आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अरशद एक नई म्यूज़िक वीडियो में हमें नज़र आ रहे हैं और ये म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो गई है। इसका भी थोड़ा सा टुकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अरशद से। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरनाइट सक्सेस के बाद आपको इतनी मीडिया अटेंशन मिली, लोग आपसे बात करना चाहते थे, आपके फ़ैन पेजेस बन गए, लेकिन हम ये खबरें सुन रहे थे कि आपको मीडिया में आना, यहाँ के लोगों के साथ मिलना मिलाना, काम करना मुश्किल लगा और एक आध दफ़ा आपने इससे बैक ट्रैक भी किया, यानी आपने इसको कहा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या ये सही था या ये सिर्फ अफवाहें थी? नहीं, ये तो फेक न्यूज़ था क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और कर रहे थे। कुछ मसले थे घर की तरफ से, वो एक म्यूजिक वीडियो मैंने बनाई थी, उसकी वजह से मेरी रुकावट आ गई थी। 2 से 1.5 महीने मैंने काम बैक कर दिया था। सही। और अब दोबारा से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अरशद, वैसे घर वालों का क्या रिएक्शन है? यानी वो आपके इस फैसले पे कि आप मीडिया में काम करना चाहते हैं पूरी तरह से आपकी हिमायत करते हैं? वास्ता पड़ता है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई मजबूरी या आजमाइश हम पे पड़े, लेकिन हमने बात करनी है लोन पे, यानी किसी से उधार
लेने पे। अगर आप गली मोहल्ले की करियाने की दुकान पर जाएं तो वहाँ पे अक्सर आपको एक स्टिकर नज़र आएगा जिस पे लिखा होता है उधार मोहब्बत की कैंची है। क्या वाकई किसी से उधार लेने पे जब आप अपनी सफ़ेद पोशी का भरम उसके सामने अयां कर देते हैं कि नहीं भी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही और कुछ मुझे पैसे, कुछ नकद रकम उधार के तौर पे दे दो, तो क्या आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में कमी आती है या ये सिर्फ हम महसूस करते हैं? एहसन तरीका तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको अगर ज़रूरत पड़े तो यही कम्यूनिटी, यही हमारा माशरा उनका सेफ्टी नेट होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर किसी भी ऐसे शख्स को जो अपनी ज़रूरत का इजहार करता है अपने आप से कम गर्दानते हैं और फिर ही हैज़ टू लिव विद दैट। लेकिन ये एक साइड ऑफ द स्टोरी, ये वो लोग हैं जो बेचारे दयानतदार हैं, सफ़ेद पोश हैं, जो अपना भरम रखना चाहते हैं, अगर पैसे लेते हैं तो वाकई ज़रूरत के तहत होता है और वापस रखने की, देने की नीयत भी रखते हैं। कुछ हमारे यहाँ इसमें भी आदी मुजरिम भी हैं जो लेते ही इस गर्ज से हैं कि ये वापस नहीं करना और इस बात में थ्रिल महसूस करते हैं, कोई आर या झिझक नहीं होती कि हमने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और जब उनकी ये पोल खुलता है, कोई शख्स अगर उनसे तकाजा करता है तो फिर बहुत सारे और लोग भी सामने आते हैं जो हर एक की दास्तान यही होती है कि भाई यही बहाना बनाकर तो इसने मुझसे भी पैसे लिए थे। तो उन पर बात करनी है और ये मेरे ख्याल में किसी खास तबके का यहाँ पे जिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप उनके खाते खोल के देखें तो बैंकों से करोड़ों रुपए का उन्होंने कर्जा लिया। पता नहीं बिजनेस चला नहीं चला, लेकिन बुक्स में ये शो किया गया कि हम बैंकरप्ट हो गए, हम दिवालिया हो गए और वो कर्जे राइट ऑफ करा लिए गए। इससे हमारे मुल्क को और हमारी मईशत को जितना नुकसान हुआ है शायद ही किसी और चीज़ से हुआ हो। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों का इस पे क्या ओपिनियन था, द पब्लिक ओपिनियन अबाउट उधार। आइए आपको वो दिखाते हैं। ये उधारी का जो चक्कर है वो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास जादू आता है ना आपको, तो किसी को उधार दे के देखो, वो नज़र ही नहीं आएगा। कारोबार के अंदर उधार तो होता है। बात भाई वाली ये है कि उधार देता अपनी मर्जी से है लेकिन फिर लेता फिर दूसरी की मर्जी से। फिर सर बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं उधार मांगने पर। जब वो आगे से बोलते हैं कि ठीक है हम आपसे काम छोड़ के किसी और से कर लेंगे, खुद भी शर्मिंदगी होती है, उन्हें भी शर्मिंदगी होती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी उधार ले तो वो बराए मेहरबानी उधार दे दिया करें यार। अभी हमें एक बंदे को पैसे दिए थे, अभी किसी काम के लिए काम नहीं हुआ, अब पैसे लेने मुश्किल हो रहे। गया हुआ माल वापस कभी नहीं आता, उसके दलाइल आ जाते उसके अगेंस्ट जितने भी, लेकिन कोई पैसे वापस नहीं करता। वो गरीब हो जाता है, मुफलिस हो जाता है, हत्ता कि इतना गरीब हो जाता है कि आप बोलेंगे जा भाई माफ़ किया मैंने। जी अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि उधार सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतों के तहत नहीं लिया जाता। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची, जिसको हम अपने ट्रेड का हब मानते हैं, क्या आपको पता है कि जो ट्रेडिंग सेक्टर्स हैं पाकिस्तान की, जो मोबाइल मार्केट है या फिर आप देखें कि जो इनर सिटी है जहाँ पे एक्चुअली कमोडिटीज़ का लेन देन होता है, वहाँ पे आपकी ज़बान की, आपके कहे की इतनी वक़्त होती है कि करोड़ों रुपए की जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो उधार पे हो रही होती है, क्रेडिट पे हो रही होती है, उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। लेकिन जो वाकई उसूल वाले लोग हैं वो दूसरों पे यकीन भी रखते हैं और ये काम इस तरह चल भी रहा है। ये तो अब हम देखते हैं कि हर माशरे में हर जगह काली भेड़ें भी आ जाती हैं और उनकी वजह से चीज़ें ख़राब भी होती हैं। लेकिन इस पर बात करते हैं जी। सबसे पहले आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप इन लोगों से बखूबी वाकिफ़ हैं, अक्सर इनको मेरे शो पर देखते रहते हैं। तो सबसे पहले एन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एनालिस्ट जनाब फ़ारूक दादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ मौजूदगी का। इसके अलावा लीडरशिप स्टडीज़ एक्सपर्ट, फैकल्टी मेंबर at some of the leading business schools, and of course a dear friend Aisha Bela हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट माहिर नफ्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिना, पर्सनालिटी का फ़र्क बताइए। हम लोग कहते हैं ना कि अगर बड़ा ही इज्जत और वक़ार वाला बंदा होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में सफ़ेद पोश कहते हैं, वो तो कभी जाहिर ही नहीं करेगा उसकी ज़रूरत कितनी है। दे वुड प्रेफर टू हैव फाका अपने घर में बजाय इसके कि किसी के आगे हाथ फैलाएं। ये मिथ है या ये असल बात है? ये बिल्कुल रियलिटी है। और इसमें अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो इसमें जो आपकी मोरल डेवलपमेंट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मोरालिटी की जितनी भी ग्राउंड्स स्ट्रांग होते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि नीड होने के बावजूद भी लोगों की पहली कोशिश यही ही होती है कि वो अपनी नीड को खुद या तो सेटिस्फाई कर सके या फिर उनको डिक्रीज कर दें। जब भी कभी वो किसी से हेल्प लेने जाते हैं तो वो उसी वक्त जाते हैं जब सारी, जिसे आप कहते हैं कि उनके तमाम ऑप्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल एंड हो चुके होते हैं। लेकिन उस वक्त भी उनकी जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि कभी भी जिस भी लेवल पर जब वो वापस उसे कर सकते हैं या उसका कोई नेमुल बदल दे सकते हैं या कोई और, जिसे आप कहें कि अगर सम टाइम ऐसा भी होता है
कि मॉनेटरी लेवल पर नहीं कॉम्पनसेट कर सकते तो किसी वर्क लेवल पर कॉम्पनसेट करते हैं, लेकिन इंटेंशंस जो होती हैं वो साइकिल ऑफ गुडनेस भी तो होता है ना। कई दफा आप ये देखें कि बचपन में अगर आपको किसी जरूरत के तहत किसी ने कर्जे हुस्ना दिया या आपकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दिया, मे बी आप उस शख्स को कभी वो जो उसकी गुड डीड थी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके दिल में ये एहसास जगा देता है कि देखें मैं उस वक्त से गुजरा हूँ जब मेरे पास बहुत मुश्किल थी, तो मे बी आई कैन हेल्प अदर पीपल। आयशा जी, ये अच्छाई का जो सिलसिला है, क्या आपको लगता है ये इसी तरह आगे बढ़ता है और इसकी हमें और मिसालें अपने माशरे में मिलती हैं? एग्जैक्टली, यू नो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, जब मुझे मौजू बताया गया, एक तो जो पाकिस्तानी और जो हमारा इंडो पाक का एक परवरिश का स्टाइल है वो प्लीजिंग भी है, वी गो इनटू प्लीजिंग बिहेवियर्स। अच्छा, उसका पॉजिटिव ये है कि वी वांट टू यू नो डू गुड थिंग्स टू अदर, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मॉरलिटी और जो एथिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये होता है कि वी वांट टू लुक और यू नो फेल्ट गुड बाय अदर्स। प्लीजिंग बिहेवियर में फिर इंसान तन्हा होता जाता है, ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, ये ज़्यादा अच्छे बताएंगी, उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर हम इसको इस जाविये से देखें कि पूरी दुनिया की, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उसमें वन ऑफ द टॉक्स वाज अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ इंटेग्रिटी, यानी ये जो आपकी इंटेग्रिटी, आपकी हाई वैल्यूज़ हैं, आपका मॉरल हाई ग्राउंड है, ये आपके लिए आइंदा आने वाले वक्तों में दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट करेंसी। इसकी ऐसी मिसाल आप लीजिए, क्या आपको पता है कि पहली दफ़ा जब क्रेडिट कार्ड्स लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का सोचा तो लोगों ने कहा ये तो पागलपना है, आप लोगों को एक कार्ड दे रहे हैं जिसके तहत लोग शॉपिंग कर पाएंगे और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि इसके पैसे बाद में वो आपको दे देंगे, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस दे हैड अ फिनोमिनल सक्सेस रेट, और ये वाकई इस बात को प्रूव करता है कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ इंटेग्रिटी है ना। आप जब लोगों पे भरोसा करते हैं तो चले कुछ चंद लोग ऐसे मुट्ठी भर होंगे फारूक साहब जो शायद आपको लेट डाउन करेंगे, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता ना। बीइंग अ कराचीआइट, आप बताइए कि जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, आज भी हमारे मुल्क में करोड़ों रुपए का कारोबार सिर्फ ज़बानी कलामी, सिर्फ इस बात पे होता है कि जी मैं आप पे भरोसा करता हूँ एंड लेट्स डू इट। देखिए, जैसे ये बात उधार की है और कारोबार की है तो यकीनन ये ट्रस्ट पे है। अगर आप किसी को, कोई आपको चीट करता है तो इसका मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट है, नहीं। आपके ट्रस्ट को वो, आपके ट्रस्ट, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट होता है जिस बुनियाद के ऊपर आप उसे पैसे देते हैं कि उसका ट्रस्ट। लेकिन अगर वो आपको, आपके ट्रस्ट को धोखा देता है तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा होता है और आपको भी चीट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। देखिए, प्रॉब्लम सारी कहाँ से आती है कि दोनों तरह के लोग हैं। एक वो लोग भी है जो हकीकत ज़रूरतमंद है, उनकी इनकम जो है इतनी नहीं है जितनी उनके एक्सपेंडिचर्स हैं। इसमें एक जाविया आपसे पूछना चाहूँगी फारूक साहब, अगर कोई हमसे उधार लेकर वापस नहीं करता तो हमारे घर वाले, जिनको पता होता है ना कि आपने उधार दिया और आपके साथ ये हो गया है, वही आपका जीना हराम कर देते हैं, आपको बार बार कह के देखा बेवकूफ़ बना गया। तो वो जो एहसास नदामत होता है कि किसी ने मुझे यू नो दे मेड अ मिकी ऑफ मी, या मुझे फूल कर गया, उससे कैसे निकला जाए? लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनका इंटेंशन गलत है, आपको उन पे भरोसा होता है और वो आपके भरोसे की बुनियाद पे वो आपको चीट करते हैं। सही, ठीक है ना। तो आप तो उन्हें एक अच्छे जेस्चर में दे रहे होते कि ठीक है, रहमदिली में दे रहे हैं, हमदर्दी में दे रहे हैं। दूसरा वो है कि लोग वाकई ही मजबूर होते हैं कि तनख्वाह इतनी नहीं, इनकम इतनी है, लेकिन घर के अखराजात ज़्यादा है, बच्चों की स्कूल की फीसें हैं और दूसरे अखराजात हैं, तो इधर उधर से लेके वो करते हैं। या कोई नागहानी मुश्किल पड़ गई है, कोई अचानक से, देखें बड़े अच्छे वेल टू डू लोग होते हैं, मैंने खुद ये फेस किया है कि दे आर पीपल जिनका अचानक से कोई रोड हादसे में कोई करीबी बीमार हो गया एंड सडनली यू नीड 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो उस वक्त आप यू नो इंसानी हमदर्दी के तहत आप मदद करें। लेकिन क्या कहेंगे है ना, एक तो जेन्युइन वो शख्स है जो आपका उधार नहीं वापस कर सकता, एहसास नदामत व्हेन समबडी यू नो इज डूइंग वेरी वेल लेकिन अब आपका फोन नहीं उठा रहा, वही जादूगरी से गायब हो गया है, अपने आप को दिलासा कैसे दें उस वक्त? देखिए, उससे पहले अगर मैं किसी को, यानी ये मेरा डिसीजन है, इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद इस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं कि आपको किसी को हेल्प आउट करना है, तो आपको अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि जिसको मैं दे रहा हूँ उसकी क्या पोजीशन है, वो मुझे कब वो रिटर्न कर सकता है,
मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं कितना अमाउंट दे सकता हूँ। ये नहीं होगा कि अगर मेरी कैपेसिटी से आउट है, ओके फाइन, मैं चाहती हूँ हर किसी की हेल्प करूँ, लेकिन मेरे भी कुछ लेवल्स हैं ना। तो अगर मैंने पहले ही से अपना माइंडसेट बनाया हुआ है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी को दिया है, तो फिर मुझे टाइमलाइन का जो जरा आइडिया है वो हमेशा, अगर मैंने सोचा 6 महीने में मिलेगा तो मैं +-2 तो रखूं कम अज कम। अच्छा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अभी तक शायद हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें कि लोगों ने आपसे उधार लिया तो आपसे उधार वापस कैसे करेंगे, वो मुखलिस भी हैं या नहीं है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि हमारे मुल्क में गुर्बत का ये आलम है कि बाकायदा उधार देना भी एक कारोबार बन चुका है। यानी क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी नेट मौजूद नहीं है। अगर आप सिंध के इलाकों में चले जाएं जो बड़ी रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे आपको बनिया भी मिलेगा। अगर आप अप नॉर्थ चले जाएं, वहाँ पे भी आपको एक पैरेलल सूदी निज़ाम मिलेगा जिसने लोगों को जकड़ा रखा हुआ है। उनके घर बिक गए, उनकी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। जो वडेरे हैं और जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, उन्होंने लोगों की बाकायदा लाइवलीहुड्स को, बल्कि उनको एक तरह से स्लेव्स ही बना लिया ना आयशा जी, कि वो तो उससे निकल ही नहीं सकते शिकंजे से। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी एक तो ये ना सिर्फ ये कि अप नॉर्थ में है या यहाँ पे, ये अर्बन एरियाज में भी है कि एक दफ़ा अगर आपने कर्ज ले लिया तो वो उसको खींचते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो हमारी नॉर्मल वाले सिचुएशन है उसमें 2-4 टिप्स थे विच कम टू दैट। एक कॉल ले लूं, लेकिन उस पर हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद जमीर साहब ऐसी जी, क्या कहेंगे? जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसे लाइव देख रहा हूँ जी। उधार लेना देना एक मजबूर समझा जाता है जी, लेकिन मौला कायनात हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी को उधार लेता है और उधार देने वाले को सदका करने से ज्यादा 18 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। यानी कि सदका करने से कम सवाब मिलता है और उधार देने से 18 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो उधार लेकर गायब हो जाते हैं और उनकी नीयत ही नहीं होती वापस करने की? मैं कहना ये चाहूंगा कि उधार लेकर वापस कर देना ये बेहतर है। अगर बंदा कोई उधार लेकर वापस नहीं करता तो वो दुनिया में भी शर्मिंदा होगा और आखिरत में भी शर्मिंदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल वहाँ पे नेकियां देनी पड़ेंगी, सारा अजर देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, दीनी एतबार से भी इसको देखेंगे कि हमारा ये मानना है, हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि यकीनन अगर आपने किसी से उधार लिया है, बल्कि मरने वाले के बारे में भी कहा जाता है कि जब उसकी वसीयत को देखा जाए, जब उसकी विरासत को तकसीम किया जाए, तो सबसे पहले अगर उसने किसी से उधार लिया है तो उस उधार को चुकाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर लिखत पढ़त इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को ही मजाक बना लिया है, तो कभी कभार बेवा पे और उसके जो यतीम बच्चों पे खामा लोग आके ये प्रेशर भी डालते हैं कि जी फलां साहब ने हमसे ज़िंदगी में ये उधार लिया था। तो ये ऐसे भी मामला होते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा अहम सब्जेक्ट हमारा उधार के हवाले से शरई रूह से, दीनी रूह से देखा जाए तो आपको बताते चलें कि अगर कोई शख्स खुदा न खासा उधार के शिकंजे में फंस गया है तो उसकी मदद करने के लिए तनबीह की गई है। उसके लिए बाकायदा कहा गया है कि आप अपने ज़कात के पैसों में से उसका कर्ज अदा कर दीजिए और अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। इसके अलावा बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि सूरह नबा और ख़ास तौर पर सूरह वाक़िया का अगर आप जिक्र बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं, कसरत से करते हैं, तो ये अगर आपके उधार की सिचुएशन है या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उससे इंशाल्लाह ताला आपको निकालती है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बात करना चाहेंगे जो माइंड सेट हमारा होता है। अगर आप असहाबा इकराम और शरीयत की तरफ देखते हैं, सुन्नत रसूल की तरफ देखते हैं, तो हमें ये इशारे मिलते हैं कि अगर आपने किसी को उधार दिया है तो उसको जताया ना जाए, उसकी पर्दा पोशी की जाए, उसका तकाजा भी इस तरह से ना किया जाए कि अगले की हतक इज़्ज़त हो, बल्कि आप उसकी मजबूरी को, उसकी सिचुएशन को
समझें। ऑन दी अदर हैंड, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर आपने रहमदिली में किसी को उधार दे दिया है और आपके पास खुद भी इतनी गुंजाइश नहीं है, अब आपको वाकई उस पैसे की ज़रूरत है, और उसमें एक और चलें सिचुएशन ऐड कर लेते हैं कि आपने घर में किसी और को बताए बगैर दिया, ख़ासतौर पर जो हाउस वाइफ्स होती हैं, खुद नहीं कमा रही हैं, आपने अपनी जेब खर्च में से तो चलें कुछ दे दें, लेकिन हस्बैंड के पैसों में से, अपने महीने के खर्चे में से अगर आपने किसी को दे दिया और अब आप घबरा रही हैं कि हस्बैंड को बताएं कैसे, तो करना क्या चाहिए? क्या कहेंगी डॉक्टर हिना? देखिए, अगर वाकई में आप हेल्प करना चाहते हैं किसी की, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इस तरह का अमाउंट है और जो आपका अपना है, तो समझ में आता है कि आप बगैर डिस्कस किए, और ये आपका डिसीजन है, आप दे दें। लेकिन जो आपकी अपनी फैमिली की नीड्स के लिए स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको सामने रखते हुए अगर वो हस्बैंड का अमाउंट है, ठीक है, और आप उसमें से कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपको पार्टनर को अपने डिसीजन में शामिल करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस में लेना, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का म्यूचुअल, जिसे आप कहें कि राइट है, ठीक है, कि एक दूसरे से उसके हवाले से डिस्कस करें, ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैनेजेबल हो। फिर अच्छा, इसको अगर पलट लें डॉक्टर है ना, कि फॉर एग्जांपल वाइफ के तो चले अपने पैसे नहीं, शी इज अ हाउस वाइफ, हस्बैंड क्योंकि खुद कमा रहा है, क्या उसको भी लेन देन के मामले किसी को उधार देते हुए अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस टाइप का है, ठीक है। बाज दफा बिजनेस लेवल पर और कुछ जो वर्क लेवल पर चीजें होती हैं और वो समझता है, क्योंकि वही ही मेन, जिसे आप कहें कि उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो अगर समझता है कि उसमें पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहिए तो ठीक है, और अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें हाउस वाइफ को इंक्लूड करना चाहिए तो इट्स ओके। लेकिन आयशा जी, कभी कभार इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तो बढ़ती है ना, खासतौर पे अगर हस्बैंड अपनी साइड ऑफ द फैमिली को पैसे दे रहा है, तो वाइफ कहती हैं लो भाई, नंद को देने के लिए पैसे हैं, मेरी शॉपिंग के पैसे नहीं थे, फिर वो यानी एक दिल में खलिश आ जाती है। क्या कहेंगी? वही जो शुरू में आपने बात की थी, मोहब्बत की काट तो है पैसा। अच्छा, उसमें आई पर्सनली बिलीव कि फाइनेंसेस शुड बी वन थिंग जो कि बड़ा एक ट्रस्ट जिससे डेवलप होता है, एंड दैट इज समहाउ इट्स वेरी फनी, पिछली दफ़ा भी हम इस पर बात कर रहे थे कि मनी इज यू नो वेइंग स्केल, जिससे पता चलता है कि जी हम औरतें भी पता लगाती हैं कि जी मर्द को मोहब्बत हमसे कितनी है। हमने पैमाना ही ये लगाया हुआ है कि अगर वो हमसे सही बात कर रहा है या ही इज ट्रस्टिंग अस विद हिज मनी एंड द रिसोर्सेज, तो इसका मतलब है, बड़ी बूढ़ियां समझाती हैं कि अगर वो तुम पे पैसे लगा रहा है अपने दिल से, तो इसका मतलब लेकिन बड़ी अजीब सी बात है जी, खवातीन वो जो कहते भी है ना, खातून से उसकी उम्र ना पूछो, मर्द से उसकी आमदनी ना पूछो, तो क्या आप अपनी उम्र बताने के लिए रजामंद हैं? मोहब्बत का पैमाना ये पुराने जमाने से सिखाया है, जब तक लगाते उम्र नहीं छुपती, आमदनी नहीं छुपती, अब किसी की भी उम्र नहीं छुपती, मैट्रिक कौन सी एज में होता है, ग्रेजुएशन कब होता है, सब सामने। ये आज ये जो आईटी का दौर है, इसमें कोई कुछ अच्छा, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह जो मैं इससे नतीजा, एक सीरियस बात इससे अखज़ कर रही हूँ कि आप देखें अभी ये शादियों का सीज़न भी है, लोग अरेंज मैरिजेस भी हो रही होंगी, लव मैरिजेस भी हो रही होंगी, हम कहते हैं बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग क्या, अच्छा तुम्हें भी बिरयानी पसंद है, मुझे भी यही खाने की चीज़ें पसंद, तो मैं ट्रैवलिंग, बट पीपल डोंट रियलाइज कि एक कपल को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने आगे लेके चलनी है वो फाइनेंसेस हैं। और आप अमीर तरीन घरों में देख लें या आप मुतवसत तबके की तरफ देख लें, ज़्यादातर जो घरेलू नाचाकी होती है वो फाइनेंशियल मैटर्स पे होती है। तो आपने ये भी देखना है कहीं ना कहीं, अगर आप कोर्टशिप पीरियड में, मंगनी आपकी हो चुकी है, नई नई शादी है, प्लीज सिट डाउन एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट मनी। ये अपने आप में एक टॉपिक है, हम इस पे बात करेंगे किसी दिन। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कमर सईद खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। कमर साहब, आपके लिए मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए कभी आपकी बीवी ने, कभी आपकी शरीके हयात ने आपसे बगैर पूछे किसी को उधार दिया? नहीं दिया। और अगर दें तो आप गुस्सा करेंगे? नहीं, गुस्सा भी नहीं करूंगा अगर शी कैन अफोर्ड इट, क्योंकि उधार ऐसी चीज है कि इसमें मेरा एक फार्मूला है जी, वो ये है कि आप इतना उधार दें कि जिसकी आप वापसी की उम्मीद ना रखें। सही सही। क्योंकि अगर आप वापसी की उम्मीद रख के उधार देंगे तो आपका वो रिलेशन भी खराब हो जाएगा, आपकी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि अगले का ज़हन शायद उस वक्त से ही खराब हो सकता है कि उसके हालात उसे अलाउ न करें उस टाइम पे पेमेंट वापस करने के लिए, और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं मुझे तो ये मिल जाएगी,
तो इसलिए ये उधार वाला मामला जो है ना, कमर साहब ये भी बताइएगा कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा होता है, मुखय्यर अफराद जो हैं जब वो उधार देते हैं तो लेने वाला अक्सर उनके लाइफस्टाइल को देख के कहता है यार ये तो इनके खजाने में एक कतरे के बराबर है, ना भी दिया तो कोई बात नहीं। इस मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें सादिया, ये तो हम लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं ना, मसला असल में प्रॉब्लम ये है। हाँ जी। इसके लिए हमारे मजहब में बहुत अच्छा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कर्ज अपना। कर्ज अपना ये चीज होती है कि वो आप अगले को देते हैं तो वो उसकी कैपेबिलिटी पर और उसकी फाइनेंशियल हैसियत को देख के आप दे देते हैं कि अगर इसने वापस कर दिया तो कर दिया, न दिया तो न दिया। और मांगने वाले को भी ये चाहिए कि वो उस वक्त क्लियर करे कि जी मैं आपसे कर्ज अपना मांग रहा हूँ, सही, ताकि अगला भी मुखय्यर भी क्लियर हो जाए कि जी मैं ऐसे ये दे रहा हूँ, अगर इसके हालात ठीक हो गए तो ये मुझे वापस कर देगा, अदरवाइज मैं इसे बख्श दूंगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब कॉल करने के लिए। फारूक साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो सूदी निज़ाम है जिसकी हमने बात की कि कई बेचारे गरीब लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते चीज़ें, इसकी चक्की में पिस जाते हैं, क्या ये पैरेलल सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है और इसको कि आप क्या समझते हैं उसको किस तरह डील करना चाहिए? ये कोई बैंकारी का निज़ाम नहीं है, ये लोगों ने खुद जो सूदी निज़ाम बनाया हुआ है, खाते बनाए हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में और हमारे मज़हब, हमारे कानून में भी इस चीज़ की ममानियत है, मुल्की कानून में और हमारे मज़हब में भी इसकी ममानियत है कि आप सूद का कारोबार ना करें। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना भी इंटीरियर है, इवन अर्बन को छोड़ें, अर्बन में भी ये चीज़ होती है, लेकिन इंटीरियर में बेतहाशा है कि लोगों को कर्ज दे दे के झगड़ा जाता है, उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनकी हर चीज़ गिरवी कम रखी कीमत होती पे, है, कम कीमत पे, और अल्टीमेटली वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम वो चीज़ें ले लेते हैं। तो ये निज़ाम जो है, और उन बेचारों के पास इतनी वक़्त भी नहीं होती, ना उतनी समझ होती है, अगर समझ भी होती है तो इतना पावर नहीं होता कि वो कानूनी ज़ाब्तों को पूरा करे या कानून से रब्ता करे, क्योंकि वो हर इलाके का वडेरा, ये जो वडेरा गिरी है या ये जो चौधरी सिस्टम या जो गांव में ये सिलसिले चलते हैं, आप उनकी मर्जी के बगैर वो भी नहीं दे सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो निज़ाम, इस निज़ाम से हमें एक रिवैम्पिंग चाहिए। सही। और हम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब एक मजबूत हुकूमत हो और कानून की बालादस्ती हो, और यही वजह है कि मुल्कों की सतह पे भी देखें कि हम कर्ज ले लेके आज मिसमैनेजमेंट हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है कि जिसके लिए हमने कर्ज लिया था वो काम भी हम ना कर पाए। बट लेट्स एंड इट ऑन अ लाइटर नोट। अब मैं आयशा के से और डॉक्टर हिना से यही बात करना चाहूंगी कि कॉलेज लाइफ में जो उधार होता है ना, उसका अपना ही मजा है, और आपने हर शख्स ने अपनी कॉलेज कैंटीन से उधार लिया है और अंकल को कहते हैं अंकल बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा ना, कोई बात नहीं, अभी तो बर्गर दें, अभी तो जरा कोल्ड ड्रिंक। वो तो हमने बहुत एंजॉय किया। एक सीरियस अगर आपकी इजाजत हो, टाइम बड़ा कम है लेकिन इस पर जल्दी से बता देती हूँ। फॉर वुमेन मैंने कल FPCCI की, हमारी एक ECUCCI सब मुसलमान मुल्कों की थी, आई वाज चेयरिंग पाकिस्तान इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसमें 5% पे स्टेट बैंक ने सिर्फ 5% पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक मतलब एक सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट दिया था। डॉक्टर हिना जल्दी से आप बताएं जी, कॉलेज लाइफ का उधार वो तो जरूरी है ना? हाँ, वो बिल्कुल जरूरी है और इंजॉय भी किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ही सिर्फ शायद वाहिद उधार होता है जो वापस भी हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा एंड फारूक साहब जी। अगर कॉलेज में आपने उधार लिया है तो प्लीज अपनी ग्रेजुएट करने से पहले उसको वापस कर दें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।